नमस्कार सभी को। आपका हमारे YouTube चैनल अनुज क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट नोट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और इम्पॉर्टेंट वन वर्ड एंड MCQ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के अंदर में आपके पास में नोट्स का वीडियो है, तो आप उन नोट्स को अच्छे से प्रिसाइजली पढ़ लीजिए। हमारा समय ज़ाया नहीं होगा उनको पढ़ने के अंदर में, है ना। हम सीधे अपने MCQs वाले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जिससे हमें ओवरऑल केमिस्ट्री तैयार हो जाएगी। और जो जो मैंने नोट्स ये इसकी जो जिसकी वीडियो तैयार कर रखी है, इनके आप स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, जिससे आपको सिर्फ वही पोर्शन अपने नोट्स के रिवीजन में पढ़ना है। क्वेश्चन का नंबर आप ज़्यादा सॉल्व करने का लगा दीजिए और नोट्स कम पढ़िए, क्योंकि अब टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। नोट्स पढ़ने का जितना होना था वो हो चुका। जिन्होंने अभी भी स्टार्ट नहीं किया है, तो जितने ये नोट्स मैं बता दे रहा हूँ, बस इनके स्क्रीनशॉट्स देख लीजिए अच्छी तरह से। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के अलग से रिएक्शंस की टेबल दे रखी है उनमें, और कार्बन्स कंपाउंड के जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो अलग से दे रखे हैं फ्रेम कर कर, तो आप उनको अच्छे से तैयार कीजिए। देखिए, जितने भी अभी आपने नोट्स तैयार किए हैं, ये मेरी कोई पर्सनल असेट नहीं है। मैं कोई इसका एक्चुअल ओनर नहीं हूँ कि मैंने सब कंस्ट्रक्ट किए हैं आप लोग के लिए। मैंने सिर्फ जहाँ से मुझे सोर्स मिल सकता था, जहाँ से फ्री मिल सकता था, पेड मिल सकता था, उतना मैंने कलेक्ट करने की कोशिश करी है, जिससे आपकी प्रिपरेशन आसान हो जाए, उस चीज़ में आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो बेकार की चीज़ों में दिमाग मत लगाइएगा कि कहाँ से हैं, क्या क्वेश्चन कहाँ से आया। बस अपना पढ़ाई करिए अच्छे से। अब वीडियो के आगे वाले हाफ पे जाने से पहले, वो जो नोट्स अभी जो वीडियो में आपने देखे, उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए बढ़िया तरीके से। कुछ पर्सनल वर्क के कारण से मैं अभी आपको प्रॉपर वीडियोस नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं जितना पोर्शन दे रहा हूँ, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके रखिएगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इनमें से किसमें केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है। देखिए, बर्फ़ का पिघल के पानी बन जाए ना रहेगा तो H2O ही, तो ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। एक गीली शर्ट का सूख जाना, ये कोई केमिकल चेंज नहीं है। ब्राउन लेयर बन जाना आयरन के ऊपर रखे रखे, क्योंकि भाई आयरन अपने ऊपर रखे रखे आसपास के वातावरण में प्रेजेंट H2O और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने ऊपर रस्ट को फॉर्म करता है, जो कि ब्राउन कलर की लेयर होती है, केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस। देखिए, इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज, यानी कि बदला नहीं, जैसा था चेंज होने के बाद में वैसा ही रहा।
देखिए मिल्क का दही बन जाना, लैक्टिक एसिड मिल्क में प्रोड्यूस होता है, केमिकल चेंज है, तो ये हमारे पास ऑप्शन होगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से .H2O क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं। क्रिस्टल फॉर्म होने का मतलब ये नहीं है कि भाई इसमें कोई नया केमिकल चेंज आ गया, बस क्रिस्टल फॉर्म हुए हैं। हम इसको वापस से हीट कर इसमें से क्रिस्टल को रिमूव भी कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। क्योंकि देखिए भाई ग्रेप्स का फर्मेंटेशन हो जाना केमिकल चेंज है, खाने का भाई डाइजेस्ट होना ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। हम कैसे पता कर सकते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है? तो देखिए गैस फॉर्म हो, H2 गैस निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शन हुआ है। प्रेसिपिटेशन बनता है तो भी कह सकते हैं भाई प्रेसिपिटेशन BaSO4 बन रहा है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और PBI होता है, येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, चेंज इन कलर चेंज हो रहा है, तो हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। एक केमिकल रिएक्शन लिखते टाइम किन किन फीचर्स का ध्यान रखना पड़ता है? तो देखिए टेम्परेचर लिखना बहुत ज़रूरी है, बैलेंस होना चाहिए, और सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि फिजिकल स्टेट, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, कोई चीज़ गैस है, ये सब पता होना चाहिए। तो ऑल ऑफ द अबव यही आंसर हो जाएगा। वाई इज इट इंपॉर्टेंट? किसी स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन वो होती है जो बैलेंस नहीं होती, उसको बैलेंस करने की क्या ज़रूरत है? भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास को ना तो बनाया जा सकता है, ना क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट साइड में, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम रहते हैं, और इनफैक्ट उनका मास भी बिल्कुल सेम रहता है। इट इज इंपॉर्टेंट टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन टू सेटिस्फाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ लॉ इज इनकरेक्ट। देखिए भाई ध्यान से सुनिए, पेपर में इनकरेक्ट भी पूछ सकता है तो आराम आराम से पढ़िएगा। कभी कभी कह सकता है नॉट इनकरेक्ट, तो नॉन इनकरेक्ट का मतलब हो गया कि आपसे करेक्ट वाली पूछी हुई है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में करेक्ट नहीं है। टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू टोटल मास, बिल्कुल ठीक है। तो भाई द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन द सेम, ये भी बात ठीक है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रिएक्टेंट इज सेम, नहीं भाई ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया, नहीं हमारा आंसर तो यही है, क्योंकि कह रहा केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है। अरे केमिकल कंपोजिशन बदल जाता है, H2 + O2 क्या बनेगा हमारे पास में? H2O बनेगा, तो केमिकल कंपोजिशन बदल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इनमें से कौन सी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? यहाँ पर Fe1, यहाँ पे Fe3, ऑप्शन नंबर 1 काट दो, यहाँ पर Fe3, यहाँ पर भी Fe3, 4 2 8 हाइड्रोजन, 4 2 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 1 4 ऑक्सीजन 4, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो गया। व्हेन द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड, तो देखिए भाई पोटेशियम आयोडाइड यानी कि K और I, और लेड नाइट्रेट यानी कि PbNO3, जब इनका रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? आपस में आयन्स ना एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी Pb के साथ तो आयोडाइड आ जाएगा और पोटेशियम के साथ नाइट्रेट आ जाएगा, और येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा PbI। देखिए ऊपर वाली इक्वेशन तो काट ही दीजिए, क्योंकि Pb की वैलेंसी 2 होती है और यहाँ पर 2 हमारे पास होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ही ठीक है, क्योंकि पोटेशियम आयोडाइड और लेड आयोडाइड हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और पोटेशियम ये लेड नाइट्रेट और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट हमें दिखाई दे रहा है, और बैलेंस भी है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। 2023 के पेपर का क्वेश्चन है, सारे PYQs में आपको खत्म करवा दूंगा, इसमें सिर्फ हमें इनको बैलेंस करना है। तो देखिए इसे ना हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। तो देखिए अगर मैं पहले में 2 और दूसरे में 4 पुट कर दूँ, यहाँ 2 यहाँ 4, देखिए हमारे पास इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड हो गई। Pb यहाँ 2, Pb यहाँ 2, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 2 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 और 2 और 2 6, नाइट्रोजन 2 और यहाँ पर भी नाइट्रोजन, सॉरी यहाँ पे नाइट्रोजन 4, और यहाँ पे हमारे पास देखिए 2 × 2 4, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है बेटा। कॉपर और ऑक्सीजन के बीच में कैसा रिएक्शन होगा? तो बेटा जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुन लेना। कॉपर एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का मतलब किसी चीज़ का अगर ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं तो उसे जला देते हैं, तभी रिएक्शन होगा। तो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बनता है जो कि ब्लैक कलर का होता है, ये रेड कलर का होता है। जब कॉपर ऑक्साइड के साथ में हम हाइड्रोजन गैस पास करवाते हैं तो हमारे पास में H2O + कॉपर बनता है। ये रिएक्शन रट लीजिए, काला वाला काले कलर से कि फिर से वापस क्या बन गया? रेडिश बन जाएगा। तो हमारे पास ये कौन सा रिएक्शन है? ऊपर वाला पूछा हुआ है हमसे, मैंने तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है। कॉपर + ऑक्सीजन हमेशा क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड बनाता है। मेटल + ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाता है, इसको ऐसे याद करिए। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें 2 सेपरेट चीज़ें मिलकर आपस में एक कंबाइंड चीज़ बन जाती हैं। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस होना, भाई देखिए होता ये है कि जब इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो हाइड्रोजन के जो पॉजिटिव आइंस हैं और ऑक्सीजन के नेगेटिव आइंस हैं, ये जो पॉजिटिव आइंस कैटाइंस हैं ये तो कैथोड के पास चले जाते हैं, और ये जो नेगेटिव आइन एनाइंस हैं ये एनोड के पास चले जाते हैं। तो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भाई जो वॉल्यूम है ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन उसका रेशियो निकालना है। तो देखिए हम इसको देखिए ध्यान से, H2O, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो यानी कि हाइड्रोजन ज़्यादा वॉल्यूम में है, ऑक्सीजन कम वॉल्यूम है। इनका जो रेशियो है हमसे पूछा, वैसे तो देखो अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पूछा जाए तो 2:1 है, लेकिन क्वेश्चन पढ़िए ज़रा ध्यान से, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन पहले पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाद में पूछा है, तो इसका मतलब 1:2 हमारा आंसर होगा। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। नेक्स्ट हमसे पूछा है कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन है। तो देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ना एक चीज़ टूटकर 2 भागों में बटती है। तो देखिए सभी एक चीज़ से टूटकर 2 भागों में बट रहे हैं, तो क्या सारे हैं? नहीं भाई, कभी कभी हमारे पास एनर्जी के रूप में
इलेक्ट्रिसिटी होती है, जैसे इस वाले केस में इलेक्ट्रिसिटी है। कभी कभी हमारे पास लाइट एनर्जी होती है, इस वाले केस में, इन दोनों के केस में लाइट एनर्जी है। और कभी कभी हमारे पास हीट होती है, तो इस केस में वो थर्मल है। देखिए मैं ना आपको ना ये रिएक्शन साथ साथ अभी इसी एमसीक्यू में समझा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ये जो रिएक्शन है AgBr, इसमें हुआ क्या है, लाइट पड़ने से जो सिल्वर है वो अलग हो गया और ब्रोमाइन उड़ गया। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में, याद रखिएगा, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कैल्शियम कार्बोनेट है, पहले तो मैं आपको यही बताऊं कि आखिर ये बना कैसे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इसका रिएक्शन। सबसे पहले ना कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कहते हैं क्विक लाइम। क्या कहते हैं? क्विक लाइम। जब इसको हम आसपास के पानी से रिएक्ट करवाएंगे, जैसे पानी में डिप कर देंगे, तो हमारे पास बचेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट। तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। अब होगा क्या, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड इससे पास की जाती है तो इसको ना स्लैग लाइम कहते हैं, यानी कि लाइम वाटर। और जब इसमें से CO2 पास की जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कि होता है मिल्की, और साथ में H2O रिलीज होती है। तो याद रखिएगा, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पहचानने का ये तरीका भी होता है कि ये लाइम वाटर को मिल्की में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे हमारे पास वापस से कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 आ जाएगा। अब जो मैं बता रहा हूँ ना, इस बात को याद करिए, जब भी आपको यहाँ पर कार्बोनेट दिख जाए CO3, तो बेटा बदले में CO2 तो रिलीज होगा ही होगा, इस बात को याद कर लो अच्छे से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना बेटा, यही क्या होता है, CaCO3 होता है ना, और इसको कर रहे हैं हीट। तो हमको पहले ही पता क्या बनेगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 गैस रिलीज होगी। तो हमारे पास स्टेप 1 में पूछा है कि स्टेप 1 एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक। तो देखिए ये वाला जो इसमें क्या हुआ, हीट का ना इस्तेमाल किया गया है, यानी हीट को एब्जर्व किया जाएगा, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसमें हीट एब्जर्व की जाए। तो ऑप्शन नंबर हमारे या तो बी होगा या सी होगा, क्योंकि डी और ए तो वैसे ही कट गए, क्योंकि इसमें मना कर रहा है स्टेप 1, जबकि स्टेप 1 एंडोथर्मिक है। और देखिए स्टेप 2 में क्या होता है, जब ये वाला जो पोर्शन है कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है, जब हम इसमें पानी को मिक्स करते हैं तो हम पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बनेगा, साथ में ज़्यादा मात्रा हम पे क्या बनती है बेटा, हीट बनती है। तो जो स्टेप 2 हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एक्सोथर्मिक से ऐसे याद कर लीजिए, हीट एग्जिट हो रही है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो गया करेक्ट सी, क्योंकि पहला वाला स्टेप एंडोथर्मिक, दूसरा वाला स्टेप एक्सोथर्मिक। इनमें से कौन सा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन है? तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के आपस में आयंस एक्सचेंज होते हैं, तो पहला काट दीजिए। यह है डिस्प्लेसमेंट का, क्लोरीन लेस रिएक्टिव कॉपर को छोड़कर लेड के साथ में चला गया, जो कि हाईली रिएक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज सभी लोग याद करें, केदारनाथ का महंत आलू जरा फीके से पकाता है, क्योंकि हम आगे आकर प्रणाम करेंगे। तो इस रिएक्टिविटी चीज़ को अच्छे से याद कर लीजिए, जो मैंने बोली इसको बार बार रिपीट करके याद करिए। तो देखिए हुआ क्या है, मैं इसको समझा भी दे रहा हूँ हाल के साल, मैं आपको एमसीक्यू नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको साथ साथ चैप्टर भी समझा रहा हूँ। ये जो पीबी है हमारे पास, ये रहा पीबी, है ना, और जो कॉपर है वो आ रहा है नीचे। तो देखिए होगा क्या, कॉपर तो लेस रिएक्टिव हो गया, तो क्लोरीन कॉपर को छोड़कर पीबी के साथ आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ना कि डबल डिस्प्लेसमेंट का। दूसरे वाले में क्या हुआ, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट बनेगा जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, और हमारे पास एक कॉमन सॉल्ट बनेगा। ये वाला जो सॉल्ट होता है ना, इसकी खासियत है बेटा न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ये pH 7 लेकर आता है, क्योंकि ये बेटा हाईली रिएक्टिव एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ में मिलकर भी बना होता है। तो ये हमारा डबल डिस्टिलेशन का रिएक्शन है। और दूसरा वाला कॉम्बिनेशन है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, और ये वाला भी हमारे पास में कॉम्बिनेशन, ये भी हमारे पास डबल डिस्टिलेशन नहीं है। ये तो हमारे पास कंबशन रिएक्शन वाला एग्जाम्पल हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बचता है ओनली 2। नेक्स्ट देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है बेरियम क्लोराइड। तो पहले मैं बेरियम क्लोराइड लिख लेता हूँ भाई, बेरियम क्लोराइड Ba, क्लोरीन की वैलेंसी 1, बेरियम की वैलेंसी 2, तो बेरियम क्लोराइड बन गया। नेक्स्ट दे रखा अमोनियम सल्फेट। तो देखिए अमोनियम सल्फेट यानी NH4, अमोनियम की वैलेंसी 4 लिख देंगे और सल्फेट का हमारे पास 2 निकल के आएगा। तो ये लिखने का तरीका इसको याद करिएगा, अमोनियम सल्फेट कैसे लिखा जाता है। ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या हुआ है, ये जो SO4 है बेरियम के पास जाकर वापस से वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, बेरियम सल्फेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। लेकिन क्योंकि साथ में हमारे पास प्रेसिपिटेट भी बन रहा है, तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे और डबल डिस्टिलेशन बोलेंगे, यानी कि सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। एक मेटल रिबन है X, बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ में डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो देखिए इसको तो याद कर लीजिए, मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ चलता है। और वाइट एच जो बनता है वो हमारे पास क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। तो हमारे पास X हो गया मैग्नीशियम, MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया हमारे पास Y। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, मैग्नीशियम रखे रखे अपने ऊपर
ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर भी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जमा कर लेता है, जो कि फर्दर रिएक्शन होने से रोकती है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, मैग्नीशियम के रिबन को सैंड पेपर से घिसना पड़ता है, जिससे प्रॉपर हमारे पास मैग्नीशियम बचे और हम इस रिएक्शन को प्रॉपरली कर पाएँ। तो देखिए हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। ये मैग्नीशियम है, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है और एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमारे पास सोडियम सल्फेट है। सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4। याद करते चलिए सभी लोग, सोडियम की वैलेंसी +1, सल्फेट की वैलेंसी -2, तो क्रॉस कराएंगे क्या आएगा, Na2SO4। ये बनाने का तरीका मैंने केमिकल रिएक्शन इक्वेशन की वीडियो में बनाया हुआ है, उसके स्टार्टिंग के 20 मिनट को चेक कर लीजिए। बाकी के साइंस के चैप्टर बिल्कुल डिटेल से भी पढ़ने हो तो वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं। NaSO4 प्लस बेरियम क्लोराइड यानी कि BaCl2। तो देखिए ये भी सेम ही रिएक्शन हमारे पास निकल के आ गया। ये बनेगा हमारे पास बेरियम सल्फेट प्लस NaCl। तो ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बेरियम सल्फेट बी। इन द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। तो देखिए हुआ क्या है, ये जो CuSO4 है ये होता है ब्लू कलर का, और ये जो FeSO4 होता है ये होता है ग्रीन कलर का। ये कलर भूलने नहीं है, याद रखना। और CuSO4.5H2O ये हमारे पास कहते हैं ब्लू विट्रॉयल, ये होता है हमारे पास में ब्लू कलर का क्रिस्टल फॉर्म में। देखिए मेरा मेन काम ये है कि मैं आपको क्वेश्चंस तो ये करवा ही दूँ, लेकिन साथ में केमिस्ट्री का ना ओवरऑल रिवीजन भी आपको करवा दूँ, जिससे और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। इस रिएक्शन में हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भाई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, जब भी किसी के पास में ऑक्सीजन आ जाता है, जैसे इस केस में Fe के पास में देखिए ऑक्सीजन आ गया, तो उससे तो कहते हैं भाई ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, यहाँ वालों को बोला जाएगा, कभी यहाँ वालों को मत बोल देना। और जिसके पास से ऑक्सीजन निकल जाता है उसे कहते हैं रिड्यूस हुआ है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, जो खुद ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, क्योंकि दूसरे के अंदर रिडक्शन करवाया, और जो खुद रिड्यूस होता है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो हमसे पूछा ऑक्सीडाइज कौन हुआ है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए ऑक्सीडाइज्ड भी आयरन हुआ है Fe, और ऑक्सीडाइज रिडक्शन एजेंट भी Fe ही है। तो बेटा हम ऑप्शन नंबर ए पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट हमसे पूछा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होती है। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसमें से ना ऑक्सीजन निकल गया है, और ये जो हमारे पास में HCl है इसमें हुआ ये है, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव होकर क्या छोड़ दिया, इसने सिर्फ क्लोरीन छोड़ दिया है। तो समझिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ने खुद रिड्यूस होकर मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया, दोनों में ठीक है, और HCl ने ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन बनाया। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी करेक्ट। आप क्वेश्चन की स्पीड को अपने पेस के हिसाब से, अपने समझदारी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर ए लॉन्ग टाइम। ऑयल को बहुत देर तक रखने के लिए किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए नाइट्रोजन, वो ऑक्सीडेशन नहीं होने देती, और हीलियम नॉन रिएक्टिव होती है, इसलिए इन दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ऑप्शन डी। अब एसिड बेस सॉल्ट्स का पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है सिलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर बेसिस। बेस के बारे में क्या चीज़ सीख दी हुई है। बेस टेस्ट में बिटर होते हैं, बात तो ठीक है। ब्लू को रेड कन्वर्ट करते हैं, नहीं भाई। बेस का pH 7 से कम होता है, नहीं भाई, ऊपर होता है। बेस सार होते हैं, नहीं भाई। तो ऑप्शन नंबर बचता है हमारे पास डी है कि बेस क्या करते हैं, फिनॉल फिथलीन को, जो कि एक इंडिकेटर है, कलरलेस से पिंक में कन्वर्ट कर देते हैं। विनय ने नोटिस करा कि द स्टेन ऑफ करी जिसमें क्या है भाई, ऑयल प्रेजेंट है, ऑन अ वाइट शर्ट बिकेम रेडिश ब्राउन। वो क्या हो गया, रेडिश ब्राउन हो गई व्हेन अ सोप इज स्क्रब्ड ऑन इट, उस पर सोप लगाने से। और वापस से येलो हो गई जब उस शर्ट को वॉश किया गया प्लेंटी ऑफ वाटर से। तो हुआ क्या है, देखिए मैं पहले इसको ना कहानी के रूप में समझाता हूँ। ये जो ऑयल है ना, इसके साथ में करी है, तो साथ में बेटा हल्दी भी होगी। अब जो हल्दी है वो एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, समझिए इस बात को। वो क्या करता है, बेस के कांटेक्ट में आने पर रेडिश कलर का हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है, और एसिड के कांटेक्ट में आने पर वापस से क्या हो जाता है, येलो हो जाता है। तो देखिए हुआ क्या है, जैसे ही इस पर साबुन लगाया गया, जो कि एक बेस है, साबुन क्या होता है, एक बेस है, और जब वो हल्दी कांटेक्ट में आया तो किसका लगा हो जाएगा, रेडिश हो जाएगा। तो किसमें का है, रेडिश ब्राउन हो गया। और वापस से येलो कब हो गया, जब इसे पानी से धो दिया गया। पानी से धोने पे क्या होगा, ये बेस का इफेक्ट ना चला जाएगा, जिसके कारण से वापस से क्या हो जाएगा, वापस से येलो हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, सोप एक बेसिक इन नेचर, बिल्कुल बात ठीक है। और साथ में जो हल्दी यानी टर्मरिक होती है वो एक नेचुरल इंडिकेटर है, जो कि बेस के टच होने पर रेडिश टिंज देता है। तो ऑप्शन सी भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएंगे सेकंड और थर्ड। एक एक्वस सॉल्यूशन है ए, जो कि फिनॉल्फिथलीन सॉल्यूशन को पिंक कर देता है। तो ए हमारे पास हो गया बेस। तो ऑप्शन नंबर बी काट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी काट दीजिए, क्योंकि
डी में कह रहा है कि लेस देन 7 है, वो बेस एसिड का होता है। और इसमें वापस से बी केमिकल को डालने पे उसका कलर डिसअपियर हो गया, तो हम कह सकते हैं जो बी है वो एक एसिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि भाई ए का पीएच तो 7 से बड़ा है और बी का पीएच 7 से छोटा है। देखिए एक रिएक्शन में क्या हो रहा है, हमारे पास जिंक ग्रेन्यूल है जो कि मेटल होता है, और साथ में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड है, तो यानी कि H2SO4। हमें पता है हर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करने पर हाइड्रोजन गैस तो रिलीज करेगा ही करेगा, साथ में सॉल्ट बनाएगा। सॉल्ट बनेगा Zn और SO4 का। Z की वैलेंसी 2, SO4 की 2, कैंसिल आउट हो जाएगी, आएगा ZnSO4। तो हमारे पास ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होने पे पॉप साउंड रिलीज करती है। हमें इस एक्सपेरिमेंट को स्टडी करना है और करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो इस एक्सपेरिमेंट को ना बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे पास सबसे पहले दे रखा है HCl यानी कि एसिड, और ये जो रिएक्शन हुआ है, इस रिएक्शन में जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उस पाइप से इस टेस्ट ट्यूब में ली गई है जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो देखिए CO2 को जो पहचानने का जो रिएक्शन है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्योंकि लाइम वाटर को भाई मिल्की कर रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास CO2 गैस बन रही है। इसका मतलब जो भी हमारे पास P होगा उसमें हमारे पास कार्बोनेट तो होगा ही होगा, क्योंकि मैंने कहा था कोई भी मेटल कार्बोनेट, याद रखें इस बात को, कोई भी मेटल कार्बोनेट यदि रिएक्ट करता है किसी एसिड के साथ में तो हमेशा ही सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा ही बनाएगा। तो ये तो कंफर्म हो गया, यहाँ पे जो सॉल्ट है वो एक मेटल कार्बोनेट है। ऑप्शन से मैच करते हैं, तो देखिए जो ऑप्शन है उसमें कार्बोनेट हमारे पास सबके में है, लेकिन क्लोरीन गैस H2 गैस की बात नहीं हो रही है, तो इस ऑप्शन को काट देता हूँ। और हमें पता है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है मिल्की हो जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सिर्फ बचता है डी। तो इसका मतलब ये पोटेशियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुई है जो कि उसे मिल्की टर्न कर देगा। वैन सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो देखिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है जो कि बेकिंग सोडा है, और जब ये HCl के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें भी बेटा सेम ही बात होती है, इसमें भी सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2 गैस बनती है, और CO2 गैस पहचानी कैसे जाए, CO2 गैस लाइम को मिल्की कर देगी, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा करेक्ट। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एसिड प्लस एल्कली, जब हम एसिड में एल्कली वो बेस होते हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, जब हम एसिड में एल्कली डालते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बनता है और पानी ऐड होता है। तो होगा क्या, जो पीएच होगा वो सोल्यूशन का चेंज होगा। तो हमसे पूछा वो पॉइंट बताइए जहाँ पर एसिड और सॉल्ट दोनों प्रेजेंट हैं। तो देखिए सॉल्ट बनेगा ही तब जब एसिड के साथ में बेस का रिएक्शन हो जाएगा, तो इट मीन्स कि भाई हमारे पास जब एसिड और सॉल्ट बचे हैं तो इसका मतलब हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो चुका है, और क्योंकि सॉल्ट न्यूट्रल है तो एसिड हमारे पास बचेगा, और एसिड से जो पीएच है वो 7 से कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी ही है जिसमें पीएच जो है हमारा 7 से कम है, बाकी सबका पीएच 7 से ऊपर है। तो जब एसिड और सॉल्ट से बचे हैं तो पीएच 7 से कम होगा। इन द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप द एक्सपेरिमेंट इज कैरिड आउट सेपरेटली ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो देखिए हम इसमें ना ये बल्ब को जला रहे हैं, तो हो क्या रहा है, ये जो सॉल्यूशन है ये भी बिजली कंडक्ट कर रहा है, जिसकी मदद से करंट प्रॉपरली क्या हो पा रहा है, इस सर्किट में फ्लो हो पा रहा है। तो देखिए सर्किट से फ्लो कब होता है, एसिड सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हाँ जी भाई ये बिजली को कंडक्ट करते हैं। H2SO4 भी एसिड ही है, ये भी करेगा। ग्लूकोज सॉल्यूशन नहीं करता, इसमें फ्री आयंस नहीं होते, और एल्कोहल नहीं करता। एल्कोहल में भले ही C2H5OH हाइड्रोजन है फिर भी ये एसिडिक नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, तो ये बिजली कंडक्ट नहीं कर सकता। तो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड ही ठीक होंगे। द चेंज इन द कलर ऑफ अ मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। तो देखिए लिटमस पेपर का कलर सिर्फ चेंज होता है क्योंकि जब HCl जो होता है अगर ड्राई है ना, तो वो क्या नहीं करेगा बेटा, लिटमस का पेपर चेंज नहीं करेगा, कलर चेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर ज़रा सा इसके ऊपर मॉइस्चर आ गया तो ये कलर चेंज कर देगा। तो देखिए हुआ क्या है, सबसे पहले लिया गया H2SO4 और लिया गया है सोडियम क्लोराइड। तो ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब हम NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जो कि यहाँ पर दे रखा था उसके साथ में अगर H2SO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो देखिए होता क्या है, हमारे पास बनता है Na2SO4 जो कि सॉल्ट है प्लस HCl का निर्माण होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। और हमारे पास में यहाँ पर देखिए ये जो गार्ड ट्यूब है ये जो लगा हुआ है इसमें ना कैल्शियम क्लोराइड है। इस बात को याद करिए, जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ना वो एक अच्छा ड्राइंग एजेंट है, मॉइस्चर को एब्जर्व करता है। और H2SO4 एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो H2O के मॉलिक्यूल को ही इस केमिकल से निकाल देता है। तो ड्राइंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब हुआ क्या है, जब इसमें से जो HCl निकली होगी वो ड्राई हो गई होगी, और ड्राई होने के कारण से वो अगर कोई
नॉर्मल लिटमस होता है उसका कलर चेंज नहीं करती, लेकिन क्योंकि ये मॉइस्ट है तो उसका कलर चेंज करेगी। तो कलर चेंज होने का कारण क्या है? क्योंकि जो लिक्विड हो गया यानी कि जो मॉइस्चर मिल गया उससे H+ आइंस प्रोड्यूस होंगे, प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बाकी के हमारे ऑप्शन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑप्शन सी ही ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम एल्कली कहते हैं लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं, क्योंकि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ साथ एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ साथ एक ऐसा बेस है जो कि वाटर में डिजोल्वेबल है। लेकिन फेरिक हाइड्रोक्साइड पानी में डिजोल्व नहीं होता, इसलिए इसको एल्कली नहीं कहते। तो हम कह सकते हैं सारे के सारे एल्कली बेस हैं लेकिन सारे बेस एल्कली नहीं होते। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है जो कि वाटर में सोल्यूबल है, लेकिन जो फेरिक हाइड्रोक्साइड है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें अलग अलग सैंपल दिए हुए हैं, उनके पीएच वैल्यू के साथ में हमें इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ऑफ दियर H+ आइन। जो ज़्यादा एसिडिक होते हैं उनका pH 7 से कम होता है और ज़्यादा H+ आइंस बनाते हैं, और जो कम एसिडिक होते हैं उनका pH ज़्यादा होता है यानी कि 7 से थोड़ा सा कम, लेकिन 1 2 3 से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, और वो कम H+ आइन बनाते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना यानी कि सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। तो सबसे ज़्यादा जो H+ आइन बनाएगा वो बनाएगा गैस्ट्रिक जूस, क्योंकि उसका 1.2 pH है। सबसे कम pH जिसका होता है वो ज़्यादा H+ आइन बनाएगा। तो हमारे पास ये पहले हो गया, और फिर इसके बाद में हमारे पास आएगा ये फर्स्ट नंबर वाला 2.2 वाला, फिर हमारे पास आएगा ये फोर्थ वाला, फिर आएगा थर्ड वाला। तो हमारे पास आ गया 2143, ऑप्शन सी। देखिए लगभग 50 ml टैप वाटर में, जो कि थोड़ा सा नियर 7 के करीब होता है, हमने HCl मिलाया। तो देखिए ड्रॉप ड्रॉप करके अगर हम इसमें HCl मिला रहे हैं तो ध्यान रखिएगा किसी बीकर में किसी भी एसिड को अगर हमें डाइल्यूट करना है तो हम वाटर के अंदर में एसिड को डालते हैं, ना कि एसिड के अंदर वाटर को, क्योंकि अगर हमने एसिड के अंदर वाटर को डाल दिया तो होगा क्या है, जो पानी की बूंद है ये जब इस एसिड के साथ आएगी तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट प्रोड्यूस करती है। इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि जो वाटर का जो वेपर है, ये वाटर की जो ड्रॉप है वो वेपर में कन्वर्ट होती है, और जो छींटें हैं वो हमारे चेहरे पे आ सकती है। तो कभी भी हम एसिड में पानी नहीं डालते, हमेशा पानी में एसिड डालते हैं। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, इस पानी के अंदर एसिड डालेंगे तो इसके एसिडिटी लेवल बढ़ेगा, इसका pH डाउन चला जाएगा। प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक, नहीं भाई एक्सोथर्मिक होता है। pH ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेज, नहीं भाई डिक्रीज होगा क्योंकि एसिड बनेगा। pH ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेज रैपिडली, बिल्कुल ठीक बात है। pH ऑफ टैप वाटर, वाटर है भाई तो इसका pH लगभग किसके अराउंड होगा? 7 के अराउंड। तो ऑप्शन नंबर थर्ड और फोर्थ ठीक है, ऑप्शन सी। अनीता एडेड ड्रॉप्स ऑफ ईच डाइल्यूट एसिटिक एसिड एंड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखिए दोनों भले ही डाइल्यूटेड है, लेकिन इसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो है HCl। भाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? कि HCl जब पानी में जाएगा वाटर में, अपने सारे के सारे H+ आइंस को रिमूव करवा कर H3O पॉजिटिव बनाएगा, यानी सारे हाइड्रोजन निकल जाएंगे। लेकिन जो एसिटिक एसिड है यानी कि CH3COOH, इसमें सारे के सारे हाइड्रोजन आइंस नहीं बनाएंगे, तो कि ये वीक एसिड है। तो जो अपने अंदर से सारे हाइड्रोजन को निकाल कर H+ आयन बना दे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जो नहीं कर पाए कम करे वो वीक एसिड। तो हमसे क्वेश्चन पूछा है कि भाई जो pH का कलर है एज कम्पेयर टू दोनों में किस में चेंज होगा? तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए, एसिडिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ HCl। इसका pH ज़्यादा होने का मतलब है कम एसिडिक है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसका pH क्या होगा? कम होगा। तो ऑप्शन हमारा ए ही ठीक है। 14 में हमें इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना है, तो जो सबसे ज़्यादा एसिडिक है वो सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, क्योंकि भाई ये स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनने वाले न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं, ना एसिडिक ना बेस। एसिडिक एसिड एक वीक एसिड है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो बेटा ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, क्योंकि इसका जो pH है वो ज़्यादा है, इसका pH उससे कम है, इसका pH उससे कम है। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक ये हो गया ना, उससे कम ये हो गया, उससे कम ये हो गया। तो हमें इस एसिड की स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाना था इंक्रीजिंग में। कैल्शियम फॉस्फेट जो कि हमारे दांतों के एनेमल में होता है वो कैसा होता है भाई? वो बेसिक होता है। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो चींटी के रंग में होता है फॉर्मिक एसिड यानी मिथनॉइक, जो दूध से दही बनाता है वो लैक्टिक एसिड, और एसिडिक एसिड हमारा होता है विनेगर में। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है, तो देखिए भाई पेरेंट एसिड HCl, पेरेंट बेस NaOH। तो देखिए ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होना चाहिए NaCl, जबकि इसमें कह रहा है बेसिक सॉल्ट है। तो ऑप्शन नंबर ये तो काट दीजिए। H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये एक ऑर्गेनिक एसिड, ये एक इनऑर्गेनिक एसिड तो है, ये मिनरल एसिड, लेकिन एक वीक एसिड है, ये ध्यान रखिएगा, ये वीक एसिड होता है। और NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये हमारे पास बेसिक सॉल्ट होना चाहिए था, जबकि ये कह रहा है न्यूट्रल सॉल्ट है। ये ऑप्शन भी काट दीजिए। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस,
तो ये न्यूट्रल सॉल्ट होना चाहिए था, एसिडिक सॉल्ट है, तो ऑप्शन नंबर बचता ही डी है। तो देखिए ये हमारे पास क्या है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो बेसिक सॉल्ट होना चाहिए, बेसिक सॉल्ट ही लिख रहा है, सोडियम एसीटेट। कॉमन सॉल्ट किचन में इस्तेमाल करने के बजाय और किस चीज़ को बनाने में यूज़ होते हैं, तो देखिए वॉशिंग सोडा ही बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर नहीं बनाते, बेकिंग सोडा बनाते हैं। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है भाई, Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा क्या होता है भाई, NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaCl2 और स्लैग लाइम होता है हमारे पास CaOH। तो देखिए हमारे पास बेकिंग सोडा में जो हमारे पास NaCl है, इसमें Na तो है ही नहीं, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। माइल्ड नॉन करोसिव बेसिक सॉल्ट, माइल्ड मतलब ज़्यादा करोसिव नहीं है, बेसिक सॉल्ट बताइए, तो बेसिक सॉल्ट मतलब जो थोड़ा बेसिक प्रॉपर्टी का हो, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो देखिए न्यूट्रल सॉल्ट है, NaCl तो हटा दीजिए। NaOH बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है, हमें तो माइल्ड चाहिए, तो हमारे पास बचेगा NaHCO3 बेकिंग सोडा, जिसको हम खा भी सकते हैं एंटी एसिड के रूप में जब हमारे पेट में इंडाइजेशन होता है एसिड के कारण से, तो हमारे पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें राहत देता है। हमें एक ऐसा सॉल्ट बनाना है जो कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव कर देता है, तो देखिए वो डिटर्जेंट होता है, और डिटर्जेंट क्या है हमारे पास में, Na2CO3.10H2O। इनमें से किसमें वाटर का क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं है, तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर में और प्लास्टर ऑफ पेरिस में, वॉशिंग सोडा में और बेकिंग सोडा में। तो इसमें भी कोई क्रिस्टल प्रेजेंट नहीं है, इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी नहीं है, तो हमारे पास ऑप्शन हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर ए। अमंग द फॉलोइंग द मेटल विद लोएस्ट डेंसिटीज, तो इनमें से किसकी लोएस्ट डेंसिटी होती है, तो भाई लिथियम की सबसे लोएस्ट डेंसिटी होती है, याद रखिएगा इन सभी में। तो भाई लिथियम के अलावा जो सोडियम होता है ना, उसकी भी जो डेंसिटी है वो काफ़ी कम होती है। केबल मैन्युफैक्चर, देखिए केबल मैन्युफैक्चर यानी कि तार बनाना, तो हमें जो तार होना चाहिए वो एक तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डक्टाइल होना चाहिए, बिजली को कंडक्ट करने वाला होना चाहिए। किस फिजिकल प्रॉपर्टी पे सिलेक्ट करेगा, तो देखिए अगर मैं एक्स की बात करूँ तो एक्स मेलिएबल नहीं है, वाई मेलिएबल नहीं है, जेड है, डब्ल्यू है, डक्टाइल, तो देखिए एक्स को तो पहले काट दो क्योंकि एक्स क्या नहीं है, डक्टाइल नहीं है, वाई डक्टाइल नहीं है, इसको भी काट दीजिए क्योंकि हमें तो डक्टाइल तो चाहिए वरना तार कैसे बनेगा। डक्टाइल वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें मेटल को तार में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो देखिए जेड जो है इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए, फिर केबल बनाने का क्या फ़ायदा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर आ गया वाई, डब्ल्यू जो है उसको सिलेक्ट किया जाएगा इस कंपनी के द्वारा। तो भाई इसका देखिए मेल्टिंग पॉइंट दोनों का लो था, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई था, लेकिन बिजली कंडक्ट नहीं कर सकता, तो कौन से डिस्कार्ड कर दिए जाएंगे कंपनी के द्वारा, इस्तेमाल में नहीं लिए जाएंगे, तो एक तो एक्स, वाई और जेड को इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, डब्ल्यू को इस्तेमाल किया जाएगा, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, तो देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा, बेसिक ऑक्साइड ना हमेशा मेटल बनाते हैं, है ना, तो जो मेटल होती है उसकी उसका जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 में से होते हैं। तो देखिए ये हमारे पास होगा नहीं, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, हमारे पास बचा कौन सा, ये मेटल बचा जिसकी वैलेंसी क्या है 1 है, प्लस का 1। तो बेटा जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो मेटल के होते हैं, ध्यान रखिएगा। द गिवन टेबल शोज द रिएक्शन फॉर ऑफ ए फ्यू एलिमेंट्स विद एसिड एंड बेस टू इवॉल्व हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हमसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्वेश्चन कह रहा है हमें वो एलिमेंट पता करना है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं। तो देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स होते हैं जो कि एसिड के साथ बेस की प्रॉपर्टी, बेस के साथ एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो होते हैं एल्यूमिनियम और जिंक, याद करिए इस बात को। तो एल्यूमिनियम और जिंक जो है एसिड के साथ बेस और बेस के साथ एसिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसमें देखिए ये बी आ रहा है और ये डी आ रहा है, क्योंकि देखिए एसिड के साथ भी ये कर रहे हैं, बेस के साथ भी ये कर रहे हैं, एसिड के साथ और बेस के साथ। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं ऐसे मेटल ऑक्साइड जो बेस और एसिड दोनों की प्रॉपर्टी शो करें, ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इनमें से कौन सा ऑक्साइड सॉल्यूबल इन वाटर है और एल्कली फॉर्म करेगा, एल्कली फॉर्म करेगा इसका मतलब बेस, तो बेस में भाई मेटल होता है, तो मेटल में देखिए सल्फर तो मेटल है नहीं, हटा दीजिए, नाइट्रोजन मेटल है नहीं, हटा दीजिए, तो सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड दोनों की दोनों मेटल होते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ए। ये वाटर में डिजोल्व होने वाला बेस फॉर्म करेगा, NaOH फॉर्म करेगा और KOH फॉर्म करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ आयरन, कौन सा ऑक्साइड ऑफ आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड, आयरन के ऊपर में अगर स्टीम को हम पास करते रहते हैं लंबे समय तक तो हमारे पास जो ऑक्साइड बनता है वो बनता है Fe3O4, याद रखिएगा इस बात को, स्टीम के साथ में। तो देखिए हमें एक मेटल दिया है जो कि HCl के साथ रिएक्ट कर मेटल सॉल्ट प्लस गैस बनाएगा, तो देखिए एसिड प्लस मेटल गैस तो हमें पता है हाइड्रोजन गैस बनेगी, लेकिन जो मेटल होना चाहिए वो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर होना चाहिए। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन गलत हो गया कि कॉपर क्या होता है, नीचे आता है भाई हाइड्रोजन से, तो उसमें रिएक्शन होगा नहीं, गैस इवॉल्व होगी नहीं। नेक्स्ट है आयरन, ये तो भाई ऊपर आता है,
ये रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी ऊपर आता है, लेकिन इसमें कह रहा है गैस इवॉल्व नहीं होगी, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो गया, गैस तो इवॉल्व होनी चाहिए। और जिंक, जिंक ऊपर आता है, गैस इवॉल्व होगी, ये भी ऑप्शन ठीक है। तो सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन डी। द डायग्राम शोज द रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड डाइल्यूटेड एसिड। तो देखिए इनका आपस में रिएक्शन हुआ, तो देखिए हो क्या रहा है। वॉट इज द रीजन फॉर डिफरेंट बिहेवियर ऑफ एम जी इन टेस्ट ट्यूब बी। तो देखिए जिंक नीचे बैठा रहा, आयरन नीचे बैठा रहा, कॉपर नीचे बैठा रहा, लेकिन मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट कर रहा है। उसी प्रकार से बेटा कैल्शियम भी फ्लोट करेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसी हाइड्रोजन गैस बनती है मेटल प्लस एसिड से, तो जो हाइड्रोजन होती है इसकी सरफेस से अटैच हो जाती है बबल्स के रूप में, तो जिसके कारण से फ्लोट करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा बी, क्योंकि एम जी रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HCl टू प्रोड्यूस H2 गैस विच हेल्प्स इन फ्लोटिंग। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में हमने एक मेटल रिएक्ट करवाया X, जो कि कलरलेस गैस प्रोड्यूस कर रहा है। कलरलेस गैस कौन सी होती है बेटा, H2 होती है, जो कि मैच स्टिक के पास आने पे बर्न करती है। तो वही व्हेन अ मैच स्टिक इज ब्रॉट नियर इट, तो हमारे पास जो X मेटल होगा कौन सा होगा भाई, सोडियम होगा। जिंक मेटल के साथ में कॉपर सल्फेट को रखने से सॉल्यूशन का कलर क्या हो जाएगा, कलरलेस, क्योंकि देखिए भाई जिंक जो है प्लस CuSO4, CuSO4 होता है भाई ब्लू कलर का, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो बचेगा ZnSO4, ZnSO4 कलरलेस होता है, प्लस Cu, तो हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेंगे, तो देखिए जब लेस रिएक्टिव वाले के पास से आयंस निकल के मोर रिएक्टिव वाले के पास चले आए, तो पहला ऑप्शन तो काट दीजिए, क्योंकि सोडियम क्लोराइड ज़्यादा रिएक्टिव, सोडियम और कॉपर, तो सोडियम ज़्यादा रिएक्टिव है, क्लोरीन निकलेगा नहीं। AgNO3 प्लस कॉपर, तो देखिए कॉपर ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन हो जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसमें भी रिएक्शन हो जाएगा। ZnSO4 प्लस आयरन मेटल, तो देखिए इसमें रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हमारे पास ऑप्शन बचता है सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन कह रहा है इसमें से कौन सा आयोनिक कंपाउंड्स नहीं है। आयोनिक कंपाउंड मेटल प्लस नॉन मेटल से मिलते हैं भाई, है ना, इनके बीच के बॉन्ड को कहते हैं। तो देखिए पोटेशियम क्लोराइड में क्या है, मेटल भी है नॉन मेटल भी है, HCl में दोनों ही नॉन मेटल है, और कार्बन क्लोराइड में दोनों ही नॉन मेटल है। भाई मेटल नॉन मेटल कैसे पहचाने, लास्ट में जिसके 1 2 3 आए वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो मेटल हैं, जिसमें नहीं आए वो बाकी के नॉन मेटल हैं। NaCl भी भाई हमारे पास में मेटल है, क्योंकि सोडियम 11 पे आता है, लास्ट शेल में 1 होते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया बी, क्योंकि देखो यही दोनों आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाएंगे। इन ABCD में से हमें ना आयोनिक कंपाउंड पता करने हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। आयोनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो पहला तो ऑप्शन ही काट दीजिए। तो हमारे पास देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट अच्छा है, और बिजली कंडक्ट नहीं कर पाते सॉलिड फॉर्म में, तो ये भी नहीं कर पाता, पुअर कंडक्टर लिखा है, और लिक्विड फॉर्म में कर सकता है, तो ये गुड कंडक्टर होता है मॉल्टन फॉर्म में। तो ये जो बी वाला है तो आयोनिक कंपाउंड है। सी वाले पे देखिए सॉलिड फॉर्म पे बिजली कंडक्ट नहीं कर पा रहा, ठीक है भाई, लिक्विड फॉर्म में कर पा रहा है, ठीक है भाई, और मेल्टिंग पॉइंट भी आई है, सी भी हमारा आयोनिक कंपाउंड हो गया। डी वाला देखिए ना तो सॉलिड में कर रहा है, लिक्विड में कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास बचा बी एंड सी, तो ऑप्शन बी। कैल्शियम क्लोराइड को इनमें से कौन सा ठीक से डिपिक्ट करता है, तो देखिए कैल्शियम 20 पे आता है, लास्ट में 2 होते हैं। क्लोरीन 17 पे आता है, लास्ट में 1 होता है। तो देखिए जब ये क्रॉस करेंगे तो बनेगा हमारे पास में CaCl2, तो क्लोरीन के 2 एटम होने चाहिए, कैल्शियम का 1 होना चाहिए, कैल्शियम के 1 पे प्लस की 2 वैलेंसी, क्लोरीन के 2 पे -1 वैलेंसी। ऑप्शन सी चेक कर लीजिए, एटम कितने हैं भाई, 2 हैं, -1 वैलेंसी के साथ में। कैल्शियम कितना है, 1 है, +2 वैलेंसी के साथ में, तो ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड देखिए सोडियम ये +1, ऑक्साइड -2, क्रॉस होगा बनेगा Na2O, तो सोडियम के 2 एटम +1 वैलेंसी के साथ में, ऑक्सीजन का एक एटम -2 वैलेंसी के साथ में, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी ऑप्शन में देखिए हमारे पास एक ऑक्सीजन का एटम है -2 वैलेंसी के साथ में, सोडियम के 2 एटम हैं +1 वैलेंसी के साथ में। ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं, ये ऑप्शन नहीं। 16 क्वेश्चन कह रहा है एन एलिमेंट M, एक एलिमेंट M है जिसके थर्ड शेल में 50% सेकेंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं, यानी कि जितने सेकेंड शेल में उसका 50% थर्ड में भरा है, तो एक कौन से नंबर में आता होगा, इसका एटॉमिक नंबर बताना है। तो देखिए फर्स्ट शेल में होगा 2, सेकंड में क्योंकि थर्ड भर गए हैं तो थर्ड तक आएगा या नौबत, यानी सेकंड भर गया होगा, और थर्ड शेल में कह रहा है कि सेकंड वाले का 50%, तो सेकंड वाले 50% 4 होता है, तो 8 और 2 10 और 4 14, तो कौन सा एटॉमिक नंबर हो गया, 14 हो गया। इनमें से कौन सा मेटल नेटिव फॉर्म में पाया जाता है, नेटिव स्टेट मतलब जैसे है वैसे ही मिल जाएगा, जैसे कैल्शियम है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मिलता है, तो ये तो नहीं होगा। जिंक है, जिंक का सल्फाइड मिलता है, ये भी नहीं होगा। लेकिन जो गोल्ड और सिल्वर है Au और Ag ये हमें नेटिव फॉर्म में मिलते हैं हमेशा, तो ऑप्शन नंबर सी। अ डायग्राम ऑफ रिफाइनिंग इम्प्योर मेटल इज गिवन, इम्प्योर मेटल को साफ करने का मैं तरीका दिया हुआ है, तो देखिए ये ना कॉपर की रिफाइनिंग है, तो हमें जो सॉल्यूशन दिया होता है वो दिया होता है कॉपर सल्फेट, तो CuSO4 हमारे पास क्या होगा,
ये सॉल्यूशन होगा। और जो कैथोड है और जो एनोड है इस पे होता है इम्प्योर मेटल। याद रखिएगा, एनोड पे इम्प्योर मेटल और कैथोड पे होता है प्योर मेटल। तो कॉपर को रिफाइन किया जा रहा है बिजली की मदद से। और यहाँ पर ये जो बी है ये है एनोड मड, गंदगी सारी। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट डिफाइन द सिस्टम, कौन सा स्टेटमेंट है ये, कौन सा सिस्टम है ये। दिस इज द आइडियल सेटिंग फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, ये बात तो सही है। ए जो है एसिडिफाइड CuSO4 सॉल्यूशन है, बिल्कुल ठीक है। और बी एनोड मड है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन ए ही बेटा हमारे पास करेक्ट है। गैल्वेनाइजेशन एक मेटल होता है जिसकी मदद से हम एक मेटल को दूसरे ऊपर चढ़ाते हैं, जिससे उसके कोरोजन होने के चांसेस घट जाते हैं। तो कौन सा मेटल चढ़ाया जाता है बेटा, जिंक चढ़ाया जाता है, ध्यान रखिएगा, दूसरे मेटल के ऊपर। उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब हमें इनको करेक्ट मैच करना। तो देखिए, जो स्टेनलेस स्टील होता है वो किससे मिलके बनता है, वो मिलके बनता है आयरन, निकेल और क्रोमियम से। और जो सोल्डर है वो किससे मिलके बनता है, लेड और टिन से। ब्रास हमारे पास कॉपर जिंक आ गया, और ब्रॉन्ज हमारे पास कॉपर एंड टिन आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन सी बात कार्बन कंपाउंड्स के लिए बिल्कुल ट्रू है। तो देखिए, कार्बन कंपाउंड अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नहीं जी भाई, ग्रेफाइट के अलावा तो नहीं होता है। और ग्रेफाइट तो वैसे भी एलोट्रॉप है। दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ जी भाई, ये बिजली के पुअर कंडक्टर होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नहीं जी भाई, कोवलेंट बॉन्ड्स तो स्ट्रॉन्ग वैसे भी नहीं होते। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसमें मेटल नॉन मेटल होते हैं। लेकिन जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो दोनों नॉन मेटल हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। इनके बीच की जो फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड और फोर्थ ठीक है। इसमें कह रहा है स्ट्रॉन्ग फोर्स नहीं है और पुअर कंडक्टर है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर हो गया डी। कार्बन फॉर्म्स 4 कोवलेंट bonds by sharing its 4 valence electron with 4 univalent atoms hydrogen. After the formation of 4 bonds, carbon attains the noble electron configuration of। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। कार्बन भाई आता है 6 पे। कार्बन के फर्स्ट शेल में 2, लास्ट शेल में 4। तो कार्बन को 4 और चाहिए। तो 4 जब इस पे के पास शेयर हो जाते हैं तो +4 आने पे इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 2 + 4 + मांगे हुए 4 गिव्स 10। और 10 इलेक्ट्रॉन आने पे ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन के शेल्स किसके जैसे हो जाते हैं, नियॉन के जैसे, क्योंकि नियॉन 10 पे आता है। तो देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। C4 डज नॉट एग्जिस्ट बस P4 एग्जिस्ट ऑल्दो दे बिलोंग टू सेम ग्रुप। ये क्वेश्चन अब हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पीरियोडिक टेबल का इसमें थोड़ा नॉलेज है, तो इसको छोड़ते हैं अभी हम। हमें क्लोरीन के मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में देखिए होगा क्या, दोनों क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 है। ये आपस में अपने एक शेयर करेगा, ये आपस में शेयर करेगा, दोनों के पास 8 हो जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन सी देखिए, ये वाला क्लोरीन अपने एक शेयर कर रहा है, ये वाला क्लोरीन अपने एक शेयर कर रहा है, दोनों के कितने हो जाएंगे, दोनों के 8 हो जाएंगे। किसमें भाई, डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो देखिए भाई, ऑक्सीजन में डबल कोवेलेंट बॉन्ड है कि ऑक्सीजन आता है 8 पे। तो एक के लास्ट में -2, दूसरे के लास्ट में -2, तो ये आपस में डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जिससे दोनों के पास 8 हो जाए। सिंगल वाला कौन सा, हाइड्रोजन। ट्रिपल वाला कौन सा है, नाइट्रोजन। अमोनिया के मॉलिक्यूल में भाई कितने बॉन्ड्स है। तो देखिए अमोनिया कैसे बनता है, ये है हमारे पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को 3 चाहिए होते हैं, तो तीनों H जुड़ जाते हैं इस तरीके से, और बाकी के 2 इसमें खाली रह जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के लास्ट में 5 है ना। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं अमोनिया में। ये भाई कार्बन के कौन से एलोट्रॉप्स दे रखें। तो देखिए ये जो शीट है ना, पेंसिल की जो लेड होती है उसमें शीट की तरह से पेंसिल लिखती चलती है, तो ग्रेफाइट है। बिल्कुल क्लोज स्ट्रक्चर की तरह है एक प्रकार से, और बहुत स्ट्रॉन्ग है, यानी कि ये डायमंड है। और ये जो C60 करके जो हमने लेबॉर्ट्री में बनाया है, ब्यूकमिंस्ट्रल फ्लोरीन है, जो कि कार्बन का एलोट्रॉप होता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ग्रेफाइट, डायमंड एंड ब्यूकमिंस्ट्रल फ्लोरीन। कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, खुद के साथ लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। इनमें से कौन सी स्ट्रेट चेन नहीं है। तो देखिए पहली वाली है, भली मुड़ रही है उससे मतलब नहीं होता, है तो स्ट्रेट ही। दूसरी वाली भी है, तीसरी वाली भी है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्ट्रेट चेन ही है। लेकिन डी वाली जो है स्ट्रेट चेन नहीं है, एक यहाँ बट गई, एक यहाँ बट गई, तो बटने का मतलब ये स्ट्रेट चेन नहीं आएगी। इनमें से कौन सा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसमें सिंगल बॉन्डिंग होती है वो सारे सारे सैचुरेटेड होते हैं, याद कर लीजिए। और जिसमें डबल बॉन्डिंग या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है वो सब अनसैचुरेटेड होते हैं। तो ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है, ये सैचुरेटेड है, ये अनसैचुरेटेड है। तो फोर्थ, सेकेंड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा सी। इथाइन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं। तो देखिए इथाइन बनाते हैं, मैथ एथ, ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो एक एच यहाँ, एक एच यहाँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास शेयर हो रहे हैं, 3 ये शेयर कर रहा है, 3 ये शेयर कर रहा है, 2 ये आपस में शेयर कर रहे हैं, 2 ये आपस में शेयर कर रहे हैं। तो टोटल कितने शेयर हो रहे हैं। बेटा शेयरिंग की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, आंसर इसका 10 आएगा, 3 मत लिखिए आइएगा। इनमें से किसकी सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये वाला और ये वाला एक ही फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ये देखिए ये क्लोरो मिथाइल है, ये क्लोरो इथाइल है, जिसको मैं
जिसको मैं क्लोरोमीथेन या क्लोरोइथेन बोल सकता हूँ। और अगर इसका कॉमन नेम की बात करें तो मिथाइल क्लोराइड और इथाइल क्लोराइड बनेगा। ये दोनों एक ही फंक्शनल ग्रुप के हैं, इसमें होमोलर चीज़ एक ही है। तो देखिए, पहला क्लोरो मिथाइल, दूसरा क्लोरो इथाइल, तीसरा क्लोरो प्रोपाइल। इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सब में गैप कितने का होता है, CH2 का। तो देखिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट पूछा इसमें कौन सा हेट्रोएटम है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो भी बचे वो सब हेट्रोएटम है। तो देखिए ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, इसके अलावा कोई नहीं है, तो ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा सेम होमोलर चीज़ का नहीं है, तो देखिए CH4, तो ये बना है CnH2n+2 से पुट करके देखेंगे आप, कार्बन की जगह पे 1 तो ये बन जाएगा। दूसरा वाला भी मतलब देखिए ये है हमारे पास में मीथेन, ये इथेन, और ये है मेरे पास प्रोपेन। लेकिन जो डी वाला है C4H8, ये है हमारे पास में 1 2 3 4, 1 2 3, सॉरी 1 2, और इसे जोड़ने पे यानी कि इसमें डबल बॉन्ड लग रहा है, तो ये CnH2n से बना है, जो कि हमारे पास होता है एल्कीन ग्रुप। तो इसका मतलब ये एक अलग होमोलर सीरीज है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमें इसका करेक्ट IUPAC नेम पूछा है, तो ध्यान से सुनिएगा। CH2, तो देखिए हमने कार्बन बनाया और कार्बन के साथ में एक कार्बन और लगा दिया, और क्वेश्चन कह रहा है इसके साथ में CH3 भी लगा हुआ है। ठीक है भाई, और साथ में फिर ये C है, इसके ऊपर साथ में H लगा दिया है, और यहाँ पर इसके साथ में डबल बॉन्डिंग के साथ में AC है, और ऐसे ऐसे हमने H लगा दिया है। इसका नाम करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ से गिनना शुरू करेंगे 1 2, सेकेंड नंबर वाले पे हमारे पास मिथाइल है, तो देखिए ये ऑप्शन काट दीजिए क्योंकि इसमें तो पेंटा दिया रखा है। और कार्बन है 1 2 3 4, यानी कि ब्यूट बनेगा, तो हमारे पास में ठीक है ब्यूट तो सब में ही है, लेकिन डबल बॉन्डिंग है तो एन तो बनेगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए काट दीजिए। लेकिन हमारे पास में देखिए जो डबल बॉन्डिंग है ना वो 2 कार्बन के साथ में लग रहा है, तो इसमें नॉर्मल ब्यूटीन तो होगा नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन बचता कौन सा है, ये है नहीं, ये है नहीं, हमारे पास ऑप्शन बचेगा बी वाला। 2 मिथाइल, सेकंड पर मिथाइल, और 1 और 3 पर डाई ईन लग रहा है। डाई ईन का मतलब है 2 बार ईन लग रहा है, तो एक तो 1 पे लग रहा है, एक 3 पे लग रहा है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए हमें करेक्ट मैच करने हैं, तो ब्यूटेनोन, तो ब्यूटेनोन यानी कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, और सिंगल बॉन्डिंग हमने लगा दिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कार्बन के साथ में यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ओन है, बाकी सब में एच जुड़ जाएगा हमारे पास में। तो देखिए ये वाला ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी, थर्ड वाला, यानी कि फर्स्ट का तो हमारे पास आ गया, इसका आ गया थर्ड। नेक्स्ट हमसे कह रहा है 2 ब्यूटीन, यानी सेकंड नंबर पे इन लग रहा है, तो मैथ एथ प्रॉप ब्यूट, और 1 2 सेकंड पे इन लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास ये हो जाएगा, यानी कि सेकंड ये है सेकंड वाले का फर्स्ट। नेक्स्ट इसका नाम देखिए हम खुद ही कर लेते हैं, मैथ एथ प्रॉप, और सेकंड नंबर वाले पे हम पे लग रहा है मिथाइल, तो हमारे पास ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड वाले का। बचा हमारे पास फोर्थ वाला, तो हमारे पास आया ऑप्शन नंबर सी। 17th क्वेश्चन पढ़िए भाई, फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखिए जो हमारे पास पहला ऑप्शन दिया वो कह रहा है ए और बी अनसैचुरेटेड है, तो देखिए ए वाले पे डबल बॉन्डिंग है, हाँ जी भाई अनसैचुरेटेड है। बी वाले पे डबल बॉन्डिंग कार्बन के साथ नहीं है, तो अनसैचुरेटेड नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है सी और डी सैचुरेटेड है, तो देखिए सी में सिंगल बॉन्डिंग है, हाँ भाई ठीक है। और डी में, अब देखिए डी वाले में, तो ये देखिए भाई ये हमारे पास एल्कोहल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। नेक्स्ट कह रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, अगर हम ए वाले को यानी कि इथीन को कैटलिस्ट पैलिडियम या निकल के कैटलिस्ट के यूज़ करते हैं तो सी में कन्वर्ट हो जाता है, सी मतलब सैचुरेटेड बन जाता है, इथेन बन जाता है, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो गया। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है जब इथेनॉल रिएक्ट करे सोडियम के साथ तो 2 प्रोडक्ट बनते हैं, तो देखिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ पूरा का पूरा। सोडियम यानी कि Na प्लस इथेनॉल यानी कि C2H5OH, हमारे पास बनेगा क्या, C2H5ONa, यानी सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिए इस रिएक्शन को, ऑप्शन नंबर डी। इस रिएक्शन में हमें XYZ पहचानने हैं, तो देखिए जो X है, तो देखिए हुआ क्या ये समझिए, पहले तो ये बीच वाली चीज़ समझिए, क्योंकि दोनों तरफ एरो जा रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है CH3 CH2OH, ये C2H5OH है, यानी कि इथेनॉल है।
इथेनॉल को अगर एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस में, हीट करते हैं, तो हमारे पास वाई बचता है। अब ये आपको सबको पता होना चाहिए, जब भी हम एल्कोहल को पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो हमारे पास बनेगा कार्बोक्सिलिक CH3COOH, यानी कि हमारे पास वाई की वैल्यू हो गई ये वाली, है ना। अब देखिए, जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है Z। तो जब भी हम एल्कोहल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, लेकिन साथ में जो रिएक्शन होगा उसमें क्या और होगा, CH3COOH। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, इथेनॉल प्लस कार्बोक्सिलिक यानी कि इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में Z बनाता है, तो बेटा ये एस्टर बना रहा है। और एस्टर क्या होता है, CH3COC2H5। तो ये हमारे पास एस्टरिफिकेशन हो गया। और अगर हम इसको H2SO4 के प्रेजेंस में हीट करें, किसको, इथेनॉल को, तो हमारे पास X बनेगा, जो कि होता है इथाइन, जो कि ये फर्स्ट वाला है। तो बेटा अगर आपको इथेनॉल के रिएक्शंस और इथेनॉइक के रिएक्शंस याद नहीं है तो आप अच्छी तरह से पहले इन्हें तैयार करें, 100% इसका क्वेश्चन पेपर में आएगा। नेक्स्ट टाइम हमसे पूछ रहा है भाई, ये जो सपोनिफिकेशन है ये किस रिएक्शन के थ्रू दर्शाया गया है। तो देखिए सपोनिफिकेशन है क्या, मैं आपको पहले ओरली समझाऊं। जब भी हम एस्टर को, एस्टरिफिकेशन जो हुआ था फ्रूटी स्मेल वाला, उसको अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में सोप फॉर्म होता है, यानी कि CH3COONA, और साथ में बचता है हमारे पास एल्कोहल C2H5OH। उसे कहते हैं हम सैप्नोफिकेशन। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा डी इस केस में। क्वेश्चन कह रहा है ऑन एडिंग एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या है भाई, CH3COOH टू सॉलिड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है भाई, बेकिंग सोडा, यानी कि NaHCO3। तो देखिए थोड़ा एसिड है, ये बेस है, तो हमारे पास सॉल्ट प्लस वाटर तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन क्योंकि ये कार्बोनेट है तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2। तो मैं आपको पहले सॉल्ट बताऊँ, सॉल्ट बनेगा CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। तो गैस कौन सी बनी हमारे पास में, CO2। ये कलरलेस होती है और ऑर्डरलेस होती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस डायग्राम में क्या चीज़ क्या है, तो देखिए जो जो बीच में है ए है, ये तो है भाई हमारे पास में ऑयल, है ना, ग्रीस वगैरह। ये जो बी है ये है मेटल, यानी सोडियम हो सकता है, क्योंकि ये भाई सोप भी हो सकता है। ये होता है हाइड्रोफिलिक, जो पानी से खुद को अटैच कर लेता है, तो क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और जो सी वाली टेल है ये हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक की चेन, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से दूर रहता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक है। भाई हार्ड वाटर के अंदर अच्छे से झाग क्यों नहीं बन पाते सोप की मदद से, क्योंकि उसके अंदर बेटा सॉल्ट होते हैं। सॉल्ट किसके, मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। लेकिन डिटर्जेंट उस दिक्कत को ठीक कर देता है, लेकिन डिटर्जेंट ना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो पॉल्यूशन भी करता है। आई होप आप सभी को नोट्स के साथ साथ सभी क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी एग्ज़ाम से पहले फिजिक्स एंड बायोलॉजी का भी इसी तरीके से आपको प्रिपेयर करवा दूँ। आपका दिन शुभ हो।